हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 देखेंगे। इससे पहले भी हमारा एक एक्ट था जो हमारा निरसित हो गया है। वो एक्ट है हमारा 1955। ये हमारा निरसित हो गया है। अब हमारा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है। इस एक्ट का नंबर है जो हमारा 41 है और टोटल चैप्टर इसमें 7 हैं। सेक्शन हमारे इसमें 51 है और 2 अनुसूची है। ठीक है। 25 दिसंबर सन 1961 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली। 25 दिसंबर सन 1961 को और 30 दिसंबर सन 1961 को हमारा प्रवर्त हुआ ये। ठीक है, ये दोनों डेट इम्पोर्टेंट है। 25 दिसंबर 1961 को हमारी राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 30 दिसंबर सन 1961 को ये प्रथम बार प्रकाशित हुआ यानी प्रवर्त हुआ। ठीक है। इस एक्ट का उद्देश्य है हमारे लिए जो जिन स्थानों के भाड़े पर दिए गए हैं उनके भाड़े को विनियमन और नियंत्रण करने के लिए, आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मामलों का शीघ्र विचारण हो, अभिधारियों की बेदखली का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए। इस एक्ट का उद्देश्य है हमारा भाड़े का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए, बेदखली के मामलों का शीघ्र विचारण करने के लिए, अभिधारियों की बेदखली का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया है। यह है 12वें वर्ष मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में हमारी 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं अध्याय 1 में? हमारी 3 धाराएं हैं। धारा 1 में हमारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। इस अधिनियम का हमारा जो संक्षिप्त नाम है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है। नंबर 2, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है। ठीक है। यह अधिनियम प्रवर्त उन क्षेत्रों में प्रवर्त होगा जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यहाँ पर क्या कहा गया है? जो हमारे क्षेत्र प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उन्हीं पर यह लागू होगा। अगर यह और जिन पर लागू नहीं है, राज्य सरकार उन पर लागू करना चाहती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे गए भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी और राज्य सरकार इसको अन्य क्षेत्रों पर भी लागू कर सकेगी अगर राज्य सरकार चाहे तो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। धारा 2 में आते हैं हमारी डेफिनेशन के अंतर्गत हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है स्थान। स्थान के अंतर्गत हमारा कोई भवन किसी भवन का भाग, नैवासिक या अनैवासिक, कोई भी भवन आता है, किसी भवन का भाग, चाहे वो नैवासिक हो या फिर अनैवासिक हो, वहाँ पर कोई रहता हो या ना रहता हो, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे भवन या भवन का भाग चाहे उसके अंदर गार्डन हो, मैदान, गैराज, उपग्रह, ये सब हमारे भवन स्थान के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे भवन के बाहर होते हैं, मतलब गार्डन हो गया, गैराज हो गई गाड़ी के लिए, हमारे मैदान पड़ा है, ये सब हमारे स्थान के अंतर्गत आते हैं। फिटिंग, कोई ऐसी फिटिंग जो ऐसे भवन के भाग के अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए इसमें लगाई गई हो। जैसा हमारा भवन है, भवन में हमारे विंडो, गेट्स और भाई ये फैन, ये सब हमारे क्या हो गए? फिटिंग। ये हमारी बोर्ड, ये भी हमारे भवन स्थान के अंतर्गत आएगी। फिर आता है फर्नीचर में जैसे हमारे कोई किराएदार को हमने सोफ़ा दिया है या फिर बेड दिया है, ये सब भी हमारे उस स्थान के अंतर्गत आएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या नहीं आता? जो हमारी कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है वो हमारी स्थान के अंतर्गत नहीं आती। कृषि प्रयोजन के लिए ये हमारी इसके अंतर्गत
स्थान के अंतर्गत नहीं आती, ये हमारा ध्यान रखना। और सब आती है, फिटिंग आती है, फर्नीचर आती है, भवन के बाहर जो भी गार्डन है, मैदान है, गैराज है, ये सब आता है। लेकिन जो कृषि प्रयोगों के लिए, कृषि के लिए खेती या कुछ भी जो हमारे उपयोग में लाए जाने वाले हैं वो हमारे इसके अंतर्गत नहीं आती। फिर आता है भूस्वामी। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं हमारी भूस्वामी। भूस्वामी क्या है? मालिक, ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उसकी ओर से उसके फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के निवासी, संरक्षक, रिसीवर हैसियत से तत्सम प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो किसी अभिधारी को वह स्थान भाड़े पर दे दिया जाए की दशा में भाड़ा इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा, उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो अभिधारी न होते हुए भी समय समय पर भूस्वामी के अधिक हक प्रदान करें। भूस्वामी क्या होगा? जो हमारे किसी भी स्थान का भाड़ा ले, वो होगा हमारा भूस्वामी। चाहे उसके अंतर्गत व्यक्ति के निवासी हो, संरक्षक हो, रिसीवर हो, जो भी उसकी हैसियत से भाड़ा प्राप्त कर रहा है वो क्या होगा? हमारा भूस्वामी होगा। लेकिन इसके अंतर्गत कौन नहीं आता? ऐसा व्यक्ति जो भूस्वामी का किराएदार है, भूस्वामी का किराएदार है, वो हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता। कौन कौन आता है? चाहे व्यक्ति के निवासी हो, संरक्षक हो, रिसीवर हो, जो उसकी हैसियत से भाड़ा प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा, वो हमारा भूस्वामी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी विधिपूर्ण वृद्धि। क्या? विधिपूर्ण वृद्धि, भाड़े में कोई ऐसी वृद्धि जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन हो। विधिपूर्ण वृद्धि क्या होगा? भाड़े में ऐसी वृद्धि जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन हो। पट्टा, पट्टा क्या होगा? उपपट्टा, इसके अंतर्गत आता है उपपट्टा। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये हमारी इंपोर्टेंट है। कुटुंब का सदस्य। कुटुंब का सदस्य कौन होगा? किसी व्यक्ति की दशा में अभिप्रेत पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, पितामह, मातामह, माता, पितामही, मातामही, भाई, अविवाहित बहन, चाचा, चाची की, चाचा की पत्नी, विधवा, भाई का पुत्र, अविवाहित पुत्री, जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हो, या अन्य नातेदार जो उस पर आश्रित हो। कुटुंब में हमारे जो हमारे परिवार के हैं वो सब आएंगे, लेकिन जो जैसे पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, विधवा, भाई का पुत्र, अविवाहित पुत्री, नातेदार, ये सब आएंगे। लेकिन इसके अंतर्गत हमारे कुटुंब के अंदर कौन नहीं आता? ये पूछ लेते हैं, कौन नहीं आता। क्वेश्चन बनता है हमारे, कौन नहीं आता? जो विवाहित बहन है वो नहीं आएगी कुटुंब के अंतर्गत, और जो विवाहित पुत्री है ये भी हमारे कुटुंब के सदस्य के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें पूछ लेता है कि कुटुंब के अंतर्गत कौन नहीं आता। विवाहित बहन और विवाहित पुत्री कुटुंब के अंतर्गत नहीं आती। फिर आती है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। धारा 28 देखेंगे, तब देखेंगे इसको। धारा 28 के अंतर्गत नियुक्त किया गया अधिकारी भाड़ा नियंत्रक अधिकारी है। नेक्स्ट डेफिनेशन 6, ये हमारी निश्चित की गई है। जो हमारा एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 है, ये हमारा पहला एक्ट था मध्य प्रदेश का, ये हमारा निश्चित किया गया है। ठीक, मानक भाड़ा हमारा धारा 7 में दिया गया है, और मानक भाड़ा जो बढ़ाया गया है वो धारा 8 में दिया गया है। ये धारा 7 और धारा 8 के साथ देखेंगे। अब आता है अभिधारी। अभिधारी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसके लेख या जिसकी ओर से किसी स्थान का भाड़ा दे, मतलब किराएदार। इसका मतलब हुआ किराएदार, जिसके पास भी हमारा भाड़ा ड्यू है, रेंट ड्यू है, वो है हमारा अभिधारी। ठीक है, या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने की दशा में भी किसी स्थान के लिए देय है,
जिस पर हमारा भाड़ा देय है वो हो गया हमारा अभिधारी, जो भाड़ा देगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस स्थान का अधिभोग उपअधिकारी की हैसियत से रखता हो। लेकिन इसके अंतर्गत कौन नहीं आता? इसके ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसके विरुद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश डिक्री दी गई हो। ये व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आएगा जिसके विरुद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश या डिक्री दी गई हो। साधारण शब्दों में अभिधारी वो है जो जिसके पास हमारा भाड़ा देय है, जो हमको भाड़ा देगा, किराएदार। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। धारा 3, इस अधिनियम का कतिपय स्थानों का लागू न होना। यह एक्ट हमारे किन स्थानों पर लागू नहीं है? ऐसे स्थान जो सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति पर लागू नहीं होगा। ऐसे स्थान जो किसी स्थानीय प्राधिकार की संपत्ति है, जैसे हो गई हमारी नगर निगम, अनिवासिक परियोजना के लिए उपयोग में लाया जाता है, लागू नहीं होगा। ये हमारा सरकार की संपत्ति पर लागू नहीं होगा। स्थानीय प्राधिकार की संपत्ति, नगर निगम, नगर पंचायत, इन पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं सरकार। अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे स्थान को जो कि शैक्षणिक है, धार्मिक है, पूर्त संस्था है, परिचार्य गृह है, प्रसूति गृह है, इनके लिए हमारी सरकार छूट देगी। ठीक है, इन स्थानों पर यह हमारा लागू हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। अधिसूचना द्वारा सरकार चाहे तो कौन से स्थान होंगे वे? शैक्षणिक, धार्मिक, पूर्त संस्था, परिचार्य गृह, प्रसूति गृह, इनको हमारे उपयोग में लाई जा सकती है। इस अधिनियम के समस्त उपबंधों या उनमें से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगी। कौन दे सकेगी? सरकार। ठीक है, थैंक यू।